Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are in good health. In today's lecture, the topic which we are going to study is non-proliferation and arms control strategies. डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें जो नॉन प्रोलिफरेशन और आर्म्स कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ हुई हैं वो हम आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये नॉन प्रोलिफरेशन और आर्म्स कंट्रोल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में। कोल्ड वॉर में जो सारा आर्म्स बिल्डअप हुआ है, द टर्म आर्म्स जो है इन इंटरनेशनल रिलेशंस इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद वेपन्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब भी जो टर्म है आर्म्स, ARMS, जहाँ पे भी आप इसको देखें, जहाँ पे भी आप इसको स्टडी करें तो फ़ौरन आपको पता चल जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, वेपन्स की बात हो रही है। क्योंकि इन इंटरनेशनल रिलेशंस दिस टर्म आर्म्स, ARMS, आर्म्स इज़ एसोसिएटेड विद वेपन्स। जो कोल्ड वॉर एरा में 1945 से सून आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू टिल 1991 ये जो एक बहुत ही प्रोलॉन्ग कोल्ड वॉर का पीरियड था, इसमें जो है वो दो मेजर पावर्स जो थी दुनिया की, द टू मेजर पावर्स, द टू सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो दो जो है वो डिफरेंट दो ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। वन ब्लॉक को जो है वेस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था और दूसरे जो ब्लॉक था उसको ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था। अब वेस्टर्न ब्लॉक जो है उसको कौन हेड कर रहा था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हेड कर रहा था। और ईस्टर्न ब्लॉक को जो है वो USSR, जिसको आजकल की दुनिया में, आजकल के दौर में रशिया कहते हैं, वो हेड कर रहा था। अब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक राइवलरी थी, एक जो है स्ट्रगल ऑफ पावर थी, पावर पॉलिटिक्स थी, पावर कंपटीशन था। अब वर्ल्ड वॉर 2 की ख़त्म होते ही दुनिया जो है वो आर्म्स रेस में इन्वॉल्व हो जाती है। आर्म्स रेस का एक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। आर्म्स रेस क्या है? आर्म्स रेस से मुराद है वेपन का बिल्डअप, ठीक है, मिलिट्री बिल्डअप, वेपन का बिल्डअप। हम देखते हैं कि 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो ख़ुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर करता है। किस तरह से ख़ुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर करता है? जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ड्रॉप करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो ख़ुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर करता है। इन रिटेलिएशन क्या होता है, उस पावर को डेटर करने के लिए 1949 में जो सोवियत यूनियन USSR जो होता है वो ख़ुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर करता है, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं। इस तरह से 1950s में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करता है और उसके चंद ही साल बाद जो USSR था वो भी हाइड्रोजन बम जो है वो बना लेते हैं। अब इसका आप देखते हैं कि एक जो है वो आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दुनिया जो है वो, दुनिया की जो मेजर पावर्स होती हैं, दे इंडल्ज इनटू अ आर्म्स रेस। एक मुल्क जो है अगर वो कोई चीज़ बनाता है वेपन से रिलेटेड, ठीक है, वेपनरी से या मिलिट्री बिल्डअप से रिलेटेड कोई चीज़ बनाते हैं तो दूसरा मुल्क उसको फॉलो करते हुए कुछ सालों बाद वही चीज़ बनाता है। उस बैलेंस को पावर को बैलेंस करने के लिए, उस जो पावर स्ट्रगल है बिटवीन 2 कंट्रीज़, उसको बिटवीन 2 ब्लॉक्स, उसके इक्विलिब्रियम को, उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो इस तरह से एक जो है वो आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है दुनिया में, ठीक है। अब हम वही पढ़ेंगे कि आर्म्स रेस जब कोल्ड वॉर एरा में स्टार्ट होती है, इनिशली तो जो है वो स्टेट आर्म्स रेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं, बट लेटर ऑन इन 2 डेकेड्स ऑलमोस्ट उनको रियलाइज़ होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया जो है वो तबाही के किनारे की तरफ जा रही है। हम ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं जो दुनिया को अल्टीमेटली किस तरफ लेके जा रही हैं, डेंजर की तरफ लेके जा रही हैं, और पूरा ग्लोब जो है वो इस टाइम रिस्क पे है। सो द स्टेट्स एंड देयर स्टेट होल्डर्स डिसाइडेड कि इट इज़ द राइट टाइम, we should start initiative to limit the arms, to control the arms, to control the weapons। वो जो एक
अनएंडिंग रेस स्टार्ट हो गई है, अब उसको लिमिट करने की, अब उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इसके लिए उन्होंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाई। ठीक है, अब वो सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको आर्म्स कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ कहा जाता है, कि किस तरह से ये जो एक कंट्रोल्ड वेपन का रेस स्टार्ट हो गई है, आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको लिमिट किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया आर्म्स रेस और आर्म्स कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन क्या है। प्रोलिफरेशन जो है इट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ समथिंग। ठीक है, स्प्रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक्सपेंशन, किसी चीज़ का स्प्रेड, फैलाव किसी चीज़ का। सो इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ठीक है, एक्सपेंशन हो रही है वेपन्स की दुनिया में, उनका स्प्रेड हो रहा है, स्पेशली पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वो प्रोलिफरेशन हो रही है। हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ सालों के वक्फे से डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो खुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर करती हैं, न्यूक्लियर एक्सपीरियंस करती हैं। सो द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन कोल्ड वॉर एरा। हम देखते हैं कि इसी के चलते हुए 1998 में पाकिस्तान भी जो है वो खुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर करता है। अब ये तो हो गया प्रोलिफरेशन, स्प्रेड हो रही है, उसकी एक्सपेंशन हो रही है न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन? नॉन प्रोलिफरेशन मीन्स टू लिमिट दैट स्प्रेड। ठीक है, वो जो स्प्रेड हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का उसको लिमिट करना। नॉन प्रोलिफरेशन इज लिंक्ड नॉन प्रोलिफरेशन इज लिंक्ड विद दैट लिमिट ऑफ स्प्रेड ऑफ वेपन्स, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स। अब हम इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि बाद में कौन सी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ हुई हैं, कौन सी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ हुई हैं बिटवीन द टू मेजर स्टेट्स एंड द टू डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। Non-proliferation refers to limit the spread of weapons, particularly nuclear weapons. वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है, proliferation means the expansion or spread of weapons, and non-proliferation, the term non-proliferation, it is refers to limit the spread of weapons. proliferation का मतलब है expansion of weapons, and non-proliferation का meaning है to limit that expansion, to limit that spread of weapons, and particularly कौन से weapons? Nuclear weapons. Second point is United States of America non-proliferation policy in the past decade has focused on the cause of Iran and North Korea. अब United States of America जो है इसकी जो non-proliferation policy थी, खुद तो जी 1945 में United States of America जो है वो न्यूक्लियर हो गया है, इट वेंट न्यूक्लियर इन 1945 जब उन्होंने बॉम्ब गिराए थे। अब उसकी पॉलिसी क्या थी? नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी का एजेंडा क्या था कि दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनको न्यूक्लियर होने से रोका जाए, दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनको न्यूक्लियर होने से रोका जाए। दैट वाज द एजेंडा ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सबसे ज़्यादा जो फोकस है इस पॉलिसी का यूनाइटेड स्टेट्स की, वो दो ममालिक पे था, नॉर्थ कोरिया और ईरान। अभी भी आप देखिए कि ईरान जो है उस पर बहुत ज़्यादा सेंक्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ, ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। ईरान की करेंसी को डीवैल्यू किया, ईरान के जो एसेट्स थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और दुनिया के डिफरेंट बैंक्स में उनको फ्रीज़ किया, किस तरह से उसको माशी तौर पे तबाह करने की कोशिश की गई है। उस पर सेंक्शंस लगाई गई, मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, हर तरह की ईरान के ऊपर सेंक्शंस लगाई गई। मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या था? उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो डेवलप करना चाह रहे हैं उसको रिजिस्ट करना, उसको रोकना, उसको लिमिट करना। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया के साथ भी यही रवैया रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी का, स्पेशली जो एलाइज़ हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया को जो है बैक थी रशिया की, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया जो है वो समहाउ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने में कामयाब हो गया। और कहते हैं कि 2006 में 2006 में जो उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की थी, इट वाज बेसिकली देयर मैसेज टू द वर्ल्ड दैट वी आर न्यूक्लियर नाउ।
सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी के ये एक एजेंडा था कि वो ईरान और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर होने से या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने से रोके। द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT के नाम से एक ट्रीटी होती है दुनिया में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नाम से बिल्कुल जाहिर है, नॉन प्रोलिफरेशन टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन इस ट्रीटी का मकसद था। और ट्रीटी जो है वो 1970 में होती है। आगे हम देखते हैं कि इट वाज एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन 1995 इन द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज़ द सेंट्रल पीस ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम। 1970 में NPT के नाम से एक ट्रीटी होती है जिसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जाता है। 1995 में वो कहते हैं कि इसकी एक्सपेंशन हो जाती है, इसका मतलब है इसमें और ज़्यादा ममालिक जो है वो ऐड हो जाते हैं। करंटली 191 स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड आर पार्टीज़ टू दैट ट्रीटी। दुनिया के जो 191 ममालिक हैं, 191 स्टेट्स हैं, वो NPT का पार्ट है, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है। इट इज़ कॉम्प्लीमेंटेड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सेफगार्ड, नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज, coordinated export control policies under the nuclear supplier group, United Nations Security Council resolutions and ad hoc initiatives। अब वो कहते हैं कि जो ट्रीटी है इसको कॉम्प्लीमेंट किस तरह से किया गया है, इसको बैक ऑन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA, ठीक है, IAEA की सेफ गार्ड्स। अब IAEA का काम जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो काम है, एक बेसिकली एक इंटरनेशनल जो है वो एक ये ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको समझ लें IAEA। इसका मकसद ये है कि चेक करना दुनिया के डिफरेंट ममालिक में कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है कहीं उसको एटॉमिक बम बनाने के लिए यूज़ तो नहीं किया जा रहा। IAEA क्या सेफ गार्ड करती है कि जो दुनिया के डिफरेंट ममालिक हैं कहीं वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को एटॉमिक पर्पस के लिए यूज़ तो नहीं कर रहे। सो इट इज़ बेसिकली इसका जो काम है वो स्पाइंग का है, ठीक है, स्पाइनेज का है। NPT भी उसको सेफ गार्ड्स को कॉम्प्लीमेंट करती है अपने अंदर, और बाकी जो डिफरेंट नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के थ्रू NPT को जो है उन्होंने लीगलाइज करने की कोशिश की है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो NPT है, द ट्रीटी लिमिट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। बेसिकली इस ट्रीटी का क्या मकसद है? 1970 में जो एक ट्रीटी बनी दुनिया में NPT के नाम से, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से, इसका जो फंडामेंटल पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव है, एम है, दैट इज़ टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना। वो कहते हैं कि जितनी अब स्टेट्स न्यूक्लियर हो गई हैं, 4-5, 1970 तक तकरीबन कोई 4-5 स्टेट्स ही जो होंगी वो उनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होगी। अब वो कहते हैं कि इन 5 स्टेट्स ने तो हासिल की गया है, अब इसके फर्दर एक्सपेंशन को, इसके स्प्रेड को रोका जाए ताकि कोई और जो दुनिया का मुल्क है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने में कामयाब ना हो सके। बेसिक जो एजेंडा था NPT का वो ये था। हाउ इट इज स्टार्टेड? अंटिल द अर्ली 1960s, 4 nations, the United States, the Soviet Union, Britain and France has acquired nuclear weapons। 1960s तक वो कहते हैं कि इन 4 मुल्कों ने न्यूक्लियर जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो एक्वायर कर ली थी, इनके पास जो है वो न्यूक्स थे। इन 1964 आफ्टर चाइना जो है, चाइना ने ख़ुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर किया। 1964 में चाइना ने खुद को 5th कंट्री बन गया। In June 1968, the United Nations General Assembly endorsed the NPT with General Assembly Resolution 2373, and in July 1968, the NPT opened for signature in Washington DC, London and Moscow। अब वो कहते हैं कि जब चाइना ने खुद को डिक्लेयर किया 1964 में, तो दुनिया में 5 जो हैं वो न्यूक्लियर
मुल्क हो गए जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी। जून 1965 में जो जनरल असम्बली थी यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने रेजोल्यूशन 2373 के अंडर एनपीटी को क्या किया, इनिशिएट किया। जुलाई 1968 में, एक महीने के बाद ही इनिशिएटिव के जो है वो सिग्नेचर के लिए ओपन हो गई। अब यहाँ सिग्नेचर से मुराद है जो जो स्टेट्स एनपीटी को साइन करेंगी, इस ट्रीटी को साइन करेंगी, इस ट्रीटी का, इस एग्रीमेंट का, बेसिकली इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। ट्रीटी का मैंने आप उनको पहले ही बताया है, एग्रीमेंट को कहते हैं। दुनिया का जो जो मुल्क इस एग्रीमेंट को साइन करेगा वो बाउंड होगा, किस चीज़ पे बाउंड होगा, कि वो जो है कोई किसी किस्म का कोई जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे। द एनपीटी एंटर्ड इनटू फोर्स इन मार्च 1970। 2 साल बाद में ही मार्च 1970 में इट एंटर्ड इनटू फोर्स। द IAEA नाउ सेफ गार्ड्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब इसको सेफ गार्ड कौन करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी हमने बात की है, वो सेफ गार्ड करती है एनपीटी को। किस तरह से सेफ गार्ड करती है, क्योंकि IAEA का जो काम है वो इंस्पेक्शन का काम है। वो देखते हैं कि दुनिया का कोई मुल्क जो अपने न्यूक्लियर एनर्जी है उसको एटॉमिक पर्पस के लिए यूज़ तो नहीं कर रहा। जैसे वो देखते हैं कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के अलावा न्यूक्लियर या एटॉमिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो फ़ौरन ही वहाँ पे जो है वो इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये IAEA का काम होता है। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो एजेंडा है उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो सेफ गार्ड कर रही है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी embodies the international community's effort to prevent the further spread of nuclear weapons। अब इसका वही मकसद है कि न्यूक्लियर वेपन्स, 5 मुल्क तो दुनिया के वो कहते हैं कि जी न्यूक्लियर हो गए हैं, हमने तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अचीव कर लिया, अब इसके फर्दर एक्सटेंशन को, फर्दर न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है इसको स्प्रेड होने से रोका जाए। फुलफिल द एस्पायरेशंस फॉर ग्लोबल डिसआर्मामेंट। दुनिया को है वो कहते हैं डिसआर्म किया जाए। डिसआर्म्स का मतलब वही होता है कि जो आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, उनको कम किया जाए, उनको लिमिट किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए या उनको एलिमिनेट किया जाए। टू आल्सो फैसिलिटेट द कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अंडर सेफ गार्ड्स। वही बात कि किस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज़ हो रहा हो दुनिया में, ठीक है। उसका पीसफुल यूज़ का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जा रही हो, ना कि एटॉमिक पर्पस के लिए स्टेट्स जो हैं वो उसको यूज़ करें। नेक्स्ट इज इंटेल्स कमिटमेंट्स बाय बोथ न्यूक्लियर वेपन एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तमाम जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी जिनमें US, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना आता है, वो भी, और जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स थी वो भी इसकी कमिटमेंट में शामिल थी। वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस विद नॉन प्रोलिफरेशन अंडरटेकिंग्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ safeguards that was conferred on the International Atomic Energy Agency। उसमें फिर जी वही बात रिपीट हो रही है कि इसको सेफ गार्ड कौन कर रहा था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इसके एजेंडा को या इसके पर्पस को सेफ गार्ड कर रही थी। सो दिस इज़ अबाउट NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जो स्प्रेड हो रहा था आर्म्स का उसको लिमिट करने के लिए स्टेट्स ने कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की? The major states of the world adopted a strategy with the name of NPT to further limit the spread of nuclear weapons। ये नॉन प्रोलिफरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रैटेजी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आर्म्स कंट्रोल। मैंने आपको पहले बताया है कि आर्म्स रेस क्या होती है। स्टेट एंटर्ड इनटू एन अनएंडिंग डेवलप ऑफ वेपन्स, जिसको उन्होंने आर्म्स रेस का नाम दिया। और ये कब होता है? ये कोल्ड वॉर एरा में होता है। बाद में स्टेट्स को रियलाइज़ होता है कि जी हम एक ऐसी वॉर में या एक ऐसी रेस में जो है एंटर हो गए हैं विच कैन लीड टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लोब। और इस रियलाइजेशन के बाद दे डिसाइडेड टू कंट्रोल दैट
आर्म्स रेस, उस आर्म्स को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। अब हम उसमें फर्दर देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। एनी एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स टू रेगुलेट सम एस्पेक्ट्स ऑफ देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी और पोटेंशियल। अब आर्म्स कंट्रोल में वो कहते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो क्या करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं एक दूसरे के साथ कि हम अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी या अपने मिलिट्री पोटेंशियल को जो है वो लिमिट करने की कोशिश करेंगे। द एग्रीमेंट में अप्लाई टू द लोकेशन, अमाउंट, रेडीनेस एंड टाइप्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, वेपन्स एंड फैसिलिटीज़। आर्म्स कंट्रोल इज़ एन अल्टरनेटिव अप्रोच to achieving international security through military strategies or peace through manipulation of force। वो कहते हैं कि आर्म्स कंट्रोल जो है वो उसमें बेसिकली क्या करने की कोशिश की गई थी, उसमें उन्होंने इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है उसको जो रिस्क पे थी आर्म्स रेस से, उसको जो है वो प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है, उसको अचीव करने की कोशिश की गई है थ्रू मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ और पीसफुल स्ट्रैटेजीज़ जो है उनको इंट्रोड्यूस करवा के। सो बेसिकली दिस इज़ आर्म्स कंट्रोल, कि आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ स्टेट्स ने डिसाइड किया कि वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ या इस तरह के एग्रीमेंट्स करेंगी एक दूसरे के साथ जिससे वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि जो आर्म्स का स्प्रेड है एक तो उसको लिमिट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए और इससे इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है उसको अचीव किया जा सके जो उस टाइम रिस्क पे थी, पूरे ग्लोब की सिक्योरिटी रिस्क पे थी, क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आर्म्स बिल्डअप की तरफ जा रही थी और वेपन्स और न्यूक्स और इस तरह की डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो उनको डेवलप कर रही थी। So arms control in its general conception is any type of restraint on the use of arms। अब देखिए आर्म्स कंट्रोल, इसमें वो कहते हैं कि इन जनरल अगर हम इसको देखा जाए तो इसका एक और मकसद भी निकलता है कि इसका ये मकसद निकलता है कि स्टेट्स ने डिसाइड किया कि वो अपने आर्म्स के यूज़ पे, अपने वेपन्स के यूज़ को भी रेस्ट्रेन करेंगी एंड एनी फॉर्म ऑफ मिलिट्री कॉपरेशन बिटवीन एडवर्सरीज़। और जो एडवर्सरीज़ होती हैं, जो एनिमीज़ होती हैं, जो राइवल्स होते हैं, एडवर्सरीज़ का मतलब यही होता है अपोनेंट पार्टीज़, अपोनेंट स्टेट्स, वो क्या करेंगी, वो मिलिट्री कॉपरेशन करने की कोशिश करेंगी एक दूसरे के साथ। आर्म्स कंट्रोल कैन बी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, फॉर्मल और इनफॉर्मल एंड यूनिलैटरल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। अभी उन्होंने आर्म्स कंट्रोल जो स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट्स या मुआहदे होंगे उसकी टाइप्स बताई हैं कि इस तरह के हो सकते हैं। It is a process of jointly managing the weapons acquisition, possession of the participant states in the hope of reducing the risk of war। वो कहते हैं अब ये जो आर्म्स कंट्रोल है बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस। किस तरह का प्रोसेस है, एक जॉइंट प्रोसेस है बिटवीन अमंग वेरियस स्टेट्स। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है वॉर के जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को जो है वो अचीव किया जा सके और ग्लोब पे जो एक थ्रेट है उसको भी रिड्यूस किया जा सके। Arms control refers to formal agreements imposing significant restrictions or limitation on the weapons or security policies of the signatories। अब वो कहते हैं कि जी आर्म्स कंट्रोल जो है ये फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं किसके बीच, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। और इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद होता है लिमिट करना वेपन्स को, ठीक है, और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को लिमिट करना उन स्टेट्स की जो उन एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं। सिग्नेटरीज़ का मतलब यही है कि एक एग्रीमेंट बनाती हैं स्टेट्स और जो उस एग्रीमेंट की पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ किस तरह एग्रीमेंट की बनती हैं उसको साइन करके उसकी सिग्नेटरीज़ होती हैं वो पार्टी। So this is how arms control can be achieved, and by achieving arms control what states are trying to do, they are trying to reduce the risk of war, the threat of war, and to ensure the global peace and security। अब मेजर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स जो हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, हम ज़रा उनको भी ब्रीफली देख लेते हैं। जिनेवा प्रोटोकॉल होता है
1955 में अब जिनीवा प्रोटोकॉल की जो सिग्नेटरीज हैं वो 100+ स्टेट्स हैं, और जिनीवा प्रोटोकॉल का जो मकसद था वो क्या था, टू बैन यूज़ ऑफ केमिकल वेपन। केमिकल वेपन के यूज़ को बैन करना जिनीवा प्रोटोकॉल का मकसद था, जो कि 1925 में होता है, और 100+ सिग्नेटरीज हैं इसकी। नेक्स्ट है जी एंटार्कटिक ट्रीटी पार्शियल न्यूक्लियर। ये एक और ट्रीटी होती है 1959 में 12 स्टेट्स के बीच में ये ट्रीटी होती है। ट्रीटी मीन एग्रीमेंट होता है, और इस ट्रीटी का क्या मकसद है, इस ट्रीटी का मकसद है प्रोहिबिट्स ऑल मिलिट्री एक्टिविटीज़ इन एंटार्कटिक एरिया। जो एंटार्कटिक एरिया है वहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करना, वहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज़ को लिमिट करना, रोकना, ये इस ट्रीटी का मकसद था। नेक्स्ट ट्रीटी इज़ टेस्ट बैन ट्रीटी। अब टेस्ट बैन ट्रीटी वाज इन्फोर्स्ड एंड कंक्लूडेड इन 1963। 1963 में ये ट्रीटी होती है टेस्ट बैन ट्रीटी के नाम से। 131 स्टेट्स जो हैं वो इस ट्रीटी को साइन करती हैं, दे आर द सिग्नेटरी ऑफ दिस ट्रीटी। इस ट्रीटी का मतलब क्या है, प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स इन द एटमॉस्फेयर, इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। टेस्ट बैन ट्रीटी का काम है कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को प्रोहिबिट करना, लेकिन कहाँ पे, एक तो एटमॉस्फेयर की जो आउटर स्पेस है वहाँ पे, और दूसरा अंडर द वाटर। इसका मतलब है कि इस ज़माने में स्टेट्स जो हैं वो अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कहाँ करती थी, एक तो अंडर वाटर करती थी और दूसरा एटमॉस्फेयर में करती थी, वो भी उसकी आउटर स्पेस में। अब इस ट्रीटी का मकसद क्या था, इस ट्रीटी का मकसद जो है वो हम देखें, वो ना इन्वायरमेंट को सेफ करने की कोशिश की गई है। एक तो अंडर द वाटर जो सी लाइफ होती है, आप खुद देखें जब वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होंगी तो सी लाइफ जो है वो कितनी के लिए वो कितना हार्मफुल होगा। और दूसरा एटमॉस्फेयर में जब आप जाके करेंगे तो एटमॉस्फेयर में इंसान सांस लेते हैं, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, तो अल्टीमेटली जो एटमॉस्फेयर है वो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पॉल्यूट हो रही है। तो टेस्ट बैन ट्रीटी का मकसद जो है वो इन्वायरमेंट को सेफ करना था। नेक्स्ट है जी आउटर स्पेस ट्रीटी। और आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो 1967 में होती है। 127 इसके जो हैं वो मेंबर्स हैं, इसके सिग्नेटरीज हैं। और इस आउटर स्पेस ट्रीटी का क्या मकसद है, आउटर स्पेस ट्रीटी का मकसद है प्रोहिबिट्स ऑल मिलिट्री एक्टिविटीज़ इन आउटर जोन इंक्लूडिंग ऑन द मून एंड अदर बॉडीज़। अब इस ट्रीटी का मकसद था कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर की प्रोहिबिट किया जाए, बल्कि मून और इस तरह की जो दूसरी बॉडीज़ हैं उनमें भी प्रोहिबिट किया जाए, उनमें भी रोका जाए, लिमिट किया जाए। ट्रीटी ऑफ टेलाटिलोल्को, ठीक है, ये एक ट्रीटी है, बहुत ही इसका कोई अजीब सा ही नाम है, लेकिन एनीवेज 1967 में ये ट्रीटी होती है। 35 इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, और इस ट्रीटी का मकसद है प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर वेपन इन लैटिन अमेरिका। अब लैटिन अमेरिका का जो रीजन है, जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट करना। तो बेसिकली जो लैटिन अमेरिकन स्टेट्स होंगी वही इस ट्रीटी की जो हैं वो सिग्नेटरीज होंगी। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अभी हमने पढ़ा है 1968 में होती है। 191 मेंबर स्टेट्स हैं। मकसद क्या है, प्रोहिबिट्स एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय नॉन न्यूक्लियर नेशंस। जो नॉन न्यूक्लियर नेशंस हैं उनको प्रोहिबिट करना न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर करने से एनपीटी का मकसद है। सी बेड आर्म्स कंट्रोल, एक और ट्रीटी होती है 1971 में विद द नेम ऑफ सी बेड आर्म्स कंट्रोल। 92 मेंबर स्टेट्स हैं। अब इस ट्रीटी का मकसद क्या है, गोल क्या है, दैट इज़ बैन प्लेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन और अंडर द सी बेड। सी बेड में वो कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन को प्लेस करने से रोकना, को प्रोहिबिट करना, सी बेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी का मकसद था। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC समटाइम पूछा भी जाता है पेपर्स में कि BWC स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। इसका 1972 में ये एक ट्रीटी होती है बिटवीन 80+ मेंबर स्टेट्स,
और इसका मकसद क्या होता है, बैन द पोजेशन एंड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स को हासिल करने और यूज़ करने पे बैन करना। इस जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है इसका मकसद होता है ये। कुछ मेजर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ हैं। नेक्स्ट है जी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, सॉल्ट 1 इसको कहा जाता है, SALT, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत आपको हेल्पफुल होंगे फ्यूचर में, इसलिए हम इन ट्रीटीज़ को जो है वो इस तरह से देख रहे हैं ताकि आपको याद रहें थोड़ा। 1972 में सॉल्ट 1 होता है 2 मेंबर स्टेट्स के बीच में, प्रोवाइड्स फॉर फ्रीज ऑन एग्रीगेट नंबर ऑफ फिक्स्ड लैंड बेस्ड ICBMs एंड SLBMs। अब इसका मकसद क्या होता है सॉल्ट का, जो ICBMs हैं और जो SLBMs हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनको फ्रीज़ करना, उनके यूज़ को फ्रीज़ करना है। ABM ट्रीटी एक और ट्रीटी होती है, ABM ट्रीटी 1972 में अगेन लिमिट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, 2 sites in each country reduced to 1 site by 1974 एग्रीमेंट। इसका काम भी क्या होता है ABM का, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको, उसकी डिप्लॉयमेंट को लिमिट करना। थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन एक और ट्रीटी होती है 1974 में, 2 मेंबर स्टेट्स हैं इनके भी, इट लिमिट्स US एंड USSR अंडरग्राउंड टेस्ट टू 150। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वो कहते हैं कि टेस्ट करते थे वो अपने उसको लिमिट करते हैं, उसकी लिमिट कहाँ पे वो फिक्स करते हैं 150 KT पे। अब ये जो 2 मेंबर स्टेट्स हैं जिस ट्रीटी की, तो इसका मतलब है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और USSR के बीच में ये ट्रीटी हुई हैं। सॉल्ट 1, ABM थ्रेशोल्ड ट्रीटी, सॉल्ट 2, इसके भी 2 मेंबर स्टेट्स हैं, देखिए 2 सिग्नेटरीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड USSR। अब सॉल्ट 2 का क्या काम था, लिमिट द नंबर एंड टाइप ऑफ USSR एंड USA स्ट्रैटेजिक वेपन्स, जितने भी उनके स्ट्रैटेजिक वेपन्स हैं उनके नंबर पे उनकी क्वांटिटी को लिमिट करना सॉल्ट 2 का काम था, एंड इट वाज कंक्लूडेड इन 1979। साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन, 13 मेंबर स्टेट्स हैं इस ट्रीटी की, इस एग्रीमेंट की, एंड इट प्रोहिबिट्स द मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द रीजन ऑफ साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो साउथ पैसिफिक का एरिया है उसको न्यूक्लियर फ्री रखना इस ट्रीटी का काम था, एंड इट वाज इन्फोर्स्ड इन 1985। 13 मेंबर या सिग्नेटरीज हैं इस ट्रीटी की। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF, ये भी USA और सोवियत यूनियन के बीच में एक ट्रीटी होती है 1987 में। इसका क्या मकसद होता है, इस ट्रीटी का मकसद था एलिमिनेट्स ऑल US एंड सोवियत मिसाइल्स विद रेंज बिटवीन 500 किलोमीटर टू 5500 किलोमीटर। 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज के जितने भी मिसाइल्स थे यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियंस के, उनको एलिमिनेट करना। ये बेसिकली रेंज होती है मिसाइल की, एक मिसाइल जो है वो 500 किलोमीटर तक के टारगेट को अचीव कर सकता है, एक मिसाइल है वो 5500 किलोमीटर के टारगेट को भी अचीव कर सकता है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह के जो मिसाइल्स हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल थे उनको लिमिट करने की कोशिश की, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की। मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम, 1987 में एक एग्रीमेंट होता है 25 कंट्रीज़ के बीच में मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम के नाम से। इस एग्रीमेंट का मकसद अब क्या है, हम देखते हैं कि इस एग्रीमेंट का मकसद जो है, इट इज़ टू लिमिट ट्रांसफ़र ऑफ मिसाइल्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी। इस जो मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम है इसका मकसद जो है वो मिसाइल के ट्रांसफ़र को और मिसाइल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को लिमिट करना अमंग द स्टेट्स, ताकि टेक्नोलॉजी एक मुल्क से दूसरे मुल्क के पास ना जाए। कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप, ये एक एग्रीमेंट होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच, 30 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में 1990 में। अब इस एग्रीमेंट का क्या मकसद है, इस एग्रीमेंट का मकसद है इट सेट्स लिमिट्स ऑन नेटो एंड वार्सा पैक्ट
packed tanks, other armed vehicles, artillery, combat helicopters and aircraft. अब इस कन्वेंशन का मकसद जो दो मिलिट्री पैक्ट्स थे, एक तो नेटो था, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएस और उसके अलाइज का मिलिट्री पैक्ट है, और उसके नतीजे में जो एक वारसा पैक्ट बनाया था यूएसएसआर। अब ये कन्वेंशन इन पैक्ट्स के जो टैंक्स हैं, आर्म्ड व्हीकल्स हैं, आर्टिलरी हैं, कम्बैट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जितने भी उनके यूज़ में चीज़ें हैं उसको लिमिट करना, ठीक है। उनका एक स्पेसिफिक नंबर वो कह रहे थे कि ताकि जो एक नंबर है उस तक उसको लेके आया जा सके, उनको लिमिट किया जा सकते, ये इस कन्वेंशन का बेसिक मकसद था। CTBT। अब CTBT के नाम से एक और एग्रीमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के नाम से। 1996 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये CTBT होती है। 180 over 180 more than 180 states are the signatory of this agreement, comprehensive test ban treaty, and the aim objective of CTBT is to ban nuclear tests, allow sub क्रिटिकल टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करना दुनिया में। अब स्टेट्स ना न्यूक्लियर टेस्ट करेंगी ना वो ख़ुद को न्यूक्लियर डेवलप करेंगी। 1996 में हुआ, लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद 1998 में पाकिस्तान जो है इट वेंट न्यूक्लियर। इन 2006 नॉर्थ कोरिया इज सेट टू बी वेंट न्यूक्लियर। तो स्टेट्स ने, मेजर स्टेट्स ने कोशिश बड़ी की, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी कुछ और आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ होती हैं। वाशिंगटन नेवल ट्रीटी 1922 में होती है एज पार्ट ऑफ द नेवल कॉन्फ्रेंस। जिनेवा प्रोटोकॉल हमने देखा है, जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में होता है ऑन केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स एंड इट्स टू ऑगमेंटेशंस क्या हैं, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 में। इनका मकसद भी क्या है, टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स बिकॉज दीज आर कॉल्ड एज द वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में होती है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये वही है जो हमने पहले पढ़ी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी 1972 में हमने प्रीवियसली डिस्कस की है। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन 1976 में ये एक कन्वेंशन होता है। इसका मकसद जो है वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना है, क्योंकि मिलिट्री बिल्डअप की वजह से वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो गया था, तो मॉडिफिकेशन उसमें की गई, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी 1987 में, यहाँ पे उन्होंने जो है वो रेंज लिमिट की मिज़ाइल्स की इस ट्रीटी के अंदर। मिज़ाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 1987 में हमने डिस्कस किया है अभी। ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सॉल्ट 1 ये भी हमने डिस्कस की है। अच्छा जी, 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी होती है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, और 2002 में ओपन स्काइज ट्रीटी होती है एक। और उसके बाद 2003 में क्या होता है, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी होती है सॉर्ट के नाम से, और फिर 2010 में स्टार्ट 3 होता है। ये कुछ और ट्रीटीज़ हैं जो दुनिया में हुई हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमस शेलिंग एंड मॉर्टन हेल्परिन, अब ये दो जो हैं वो स्ट्रैटेजिक थिंकर हैं, इन्होंने किस तरह से आर्म्स कंट्रोल को एक्सप्लेन किया है सारा वही जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है, लेकिन ये चूँकि दो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं तो हम इनका भी देख लेते हैं कि इन्होंने आर्म्स कंट्रोल को किस तरह से जो है वो डिफ़ाइन या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वी बिलीव दैट आर्म्स कंट्रोल इज़ अ promising but still only dimly perceived enlargement of the scope of our military strategy. It rests essentially on the recognition that our military relations with
potential enemy is not one of pure conflict and opposition but involves strong elements of mutual interest in the avoidance of war that neither side wants, in minimizing the cost and risk of the arms competition and in curtailing the scope and violence of war in the event it occurs. वो कहते हैं कि आर्म्स कंट्रोल के ज़रिए स्टेट्स ने क्या करने की कोशिश की है, स्टेट्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की है, म्यूचुअल इंटरेस्ट के एलिमेंट को अमंग द स्टार्ट। और वो कहते हैं कि वॉर अवॉइडेंस उस टाइम पे जो स्टेट्स है उनका एक म्यूचुअल इंटरेस्ट था और उस इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए स्टेट्स ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किए हैं ताकि क्या किया जा सके, जो वॉर का रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। वही बात जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की है वह उसी बात को यहाँ पे इन्होंने थोड़े से डिफरेंट अंदाज में बयान किया है। अब वो कहते हैं आर्म्स कंट्रोल से अचीव क्या हुआ है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। आर्म्स कंट्रोल से जो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर है वो रिड्यूस हुई है, रिड्यूस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट्स, minimizes the scope and violence of war, so it primarily depends on cooperation of some level between adversaries। वो कहते हैं कि आर्म्स कंट्रोल के ज़रिए ये जो मेजर पॉइंट्स हैं ये हमने या स्टेट्स जो हैं वो अचीव करती हैं। The purpose of arms control, it is a means to an end which is enhancing security, especially security against nuclear weapons। अब वो कहते हैं कि आर्म्स कंट्रोल का पर्पस क्या था, to enhance the global security, particularly that security which was at स्टेक ड्यू टू न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से जो ग्लोब की सिक्योरिटी स्टेक पे थी, रिस्क पे थी, उस सिक्योरिटी को अचीव करना क्या मकसद था, आर्म्स कंट्रोल का मकसद था। The third underlying principle of arms control, or the three underlying principles of arms control are, one is it is a means to an end, national security। वहीं हमने जो बात की ऊपर कि नेशनल सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए states have a common interest in avoiding nuclear war। कॉमन इंटरेस्ट स्टेट अचीव करने की कोशिश करती थी जो पीछे दो स्ट्रैटेजिस्ट ने बताया है, और वो कॉमन इंटरेस्ट क्या है, टू अवॉइड न्यूक्लियर वॉर। Arms control and military strategy should work together to promote national security। अब वो कहते हैं कि आर्म्स कंट्रोल और मिलिट्री स्ट्रेटजी हैं उनको इकट्ठे काम करना चाहिए न्यूक्लियर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। तो ये तीन जो हैं वो मेजर प्रिंसिपल्स थे आर्म्स कंट्रोल के, जिनको स्टेट्स जो हैं वो समहाउ अचीव करने में कामयाब हुई हैं। अब हम देखते हैं कि आर्म्स कंट्रोल इन साउथ एशिया। आप देखें कि साउथ एशिया इज़ द रीजन इन विच वी आर लिविंग एंड दो यहाँ पे जो हैं वो राइवल्स हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। बोथ हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, बोथ हैव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। 1974 में इंडिया जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है, और इन ऑर्डर टू अचीव द डेटरेंस इन 1998 व्हाट पाकिस्तान डिड, पाकिस्तान आल्सो वेंट न्यूक्लियर। अब जो साउथ एशिया रीजन है ये जो है दो जो है राइवल्स न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स यहाँ पे हैं। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे साउथ एशिया में आर्म्स कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि द रिस्क ऑफ द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। देयर इज़ अ नीड फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट बिकॉज कहते हैं कि आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट की साउथ एशिया में ज़रूरत है बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स, दो जो राइवल स्टेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। खुदा न खास्ता अगर दोनों मुल्कों में वॉर होती है तो वो कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, इट विल बी अ न्यूक्लियर वॉर, और पूरे रीजन को उससे थ्रेट है। न्यूक्लियर वॉर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर दो मुल्कों के बीच में हो जाती है तो उससे सिर्फ दो मुल्कों में तबाही नहीं होगी बल्कि पूरे रीजन में तबाही होगी। कन्वेंशनल बिल्डअप की ज़रूरत है। कन्वेंशनल बिल्डअप जो है उसको भी वो कहते हैं कि रिड्यूस करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट, अब इस रीजन में आप देखें कि एक बहुत ही डिस्प्यूट है पुराना, दैट इज़ द इशू ऑफ कश्मीर।
और डिस्प्यूट है किसके बीच में, दो जो राइवल्स हैं और दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जो ये इस तरह की जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनको टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बेसिकली कहा जाता है। जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, टेरिटरी से रिलेटेड, जो ज़मीन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, दे आर कोर टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स। और स्टेट्स जो हैं वो इन पर कभी भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होती। सो द एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स हैं, ऑल दो वाटर डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन जो कन्वेंशनल और जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं दे आर मोर डिवास्टेटिंग। एंडेमिक मिसट्रस्ट, जनरल चेंज दैट वुड अंडरमाइन पीस। वो कहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में एक मिसट्रस्ट की, एक गैर यकीनी की कैफियत है। दोनों स्टेट्स जो हैं दे नेवर रेडी टू ट्रस्ट ईच अदर। बहुत सारी इस तरह की कोशिशें की गई हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेट एक दूसरे को जो है वो बिट्रे कर देती है और एक गैर यकीनी की, मिसट्रस्ट की फ़िज़ा है। countries pursuing independent trajectories of socio-political and military development। दोनों मुल्कों की वो जो है वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ट्रैजेक्टरीज हैं सोशो पोलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट। सो एट प्रेजेंट साउथ एशिया इज़ एट रिस्क बिकॉज दो जो राइवल स्टेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, उनके बीच में एक बहुत बड़ा इशू है, काफ़ी इश्यूज़ हैं, एग्जिस्टिंग वाटर डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। और वो कहते हैं कि आर्म्स कंट्रोल की साउथ एशिया में बहुत अशद ज़रूरत है ताकि ये जो एक पूरे रीजन की सिक्योरिटी को थ्रेट है, इस थ्रेट को जो है वो एलिमिनेट किया जा सके। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन एंड आर्म्स कंट्रोल। सबसे पहले हमने देखा कि आर्म्स कंट्रोल को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आपको आर्म्स रेस का पता हो। वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि आर्म्स रेस किस तरह से स्टार्ट हुई, कोल्ड वॉर में किस तरह से स्टेट्स ने वो किया। फिर उस आर्म्स कंट्रोल, उस आर्म्स रेस को एलिमिनेट करने के लिए, आर्म्स कंट्रोल को अचीव करने के लिए स्टेट्स ने हैं वो किस तरह से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, डिफरेंट ट्रीटीज़ की एक दूसरे के साथ। उसके अलावा फिर हमने नॉन प्रोलिफरेशन का कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि प्रोलिफरेशन क्या थी और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या है, और नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ स्टेट्स